ये रियल स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो समुंदर में पूरे 133 दिन तक भटकता रहा। आपने मेरे पहली वीडियो के ऊपर काफ़ी प्यार दिखाया, इतना कि वीडियो 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। तो दोस्तों, उसका ही एक नया पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें पिछली वीडियो की तरह एक इंसान समुंदर में 133 दिन भटकता है, जिसकी स्टोरी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अप्रैल 1943 3 ब्राजीलियन मछुआरों ने समुद्र में एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। करीब 9 मील दूर एक कमजोर और बीमार बुजुर्ग आदमी एक छोटी लकड़ी की बोट के साथ संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक टी शर्ट थी और वह उन्हें इशारे कर रहा था। यह आदमी इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा था। कुछ दिनों बाद एक ट्रांसलेटर की मदद से उसकी कहानी सामने आई कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जोथा पुमलिम था, जिसने समुद्र में 133 दिन बिताए थे। लेकिन सवाल यह है कि जोथा पुमलिम ने इतने दिनों तक समुद्र में अपनी लाइफ कैसे बिताई। ये जानने से पहले जोथा पुमलिम के बारे में जान लेते हैं। जोथा पुमलिम 1918 में चीन के हाइनन आइलैंड पर जन्मा था। विश्व युद्ध और फ्लू महामारी के बीच पुमलिम और उसका परिवार एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 1920 में जापान ने चीन पर हमला किया और उनकी जिंदगी एक बुरे मोड़ पर आ गई। पुमलिम के पिता ने परिवार को मलेशिया भेज दिया और पुमलिम ने ब्रिटेन की मर्चेंट नेवी ज्वाइन की, ये सोचकर कि वह जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। लेकिन समुद्र पर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बुरी नौकरी और लगातार तंग करने वाले अधिकारी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। तो पुमलिम के साथ होता यह था कि उसके साथ काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे वह सभी उससे बुरा बिहेव करते थे। तो 1937 में इन सबसे तंग आकर उसने यह डिसाइड किया कि वह यह जॉब छोड़ देगा और उसने एक अच्छी जॉब ढूंढने का डिसाइड किया। कुछ सालों तक जोथा पुमलिम ने मैकेनिक की नौकरी की, लेकिन जब वहां जापान ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसे वहां से भी भागना पड़ा। फिर 1941 में पुमलिम ने समुद्र पर लौटने का फैसला किया। अगले कुछ सालों में उसने कई जापानी हमलों से बचते हुए बिताए। फिर 1942 में उसे एक बड़े ट्रांसपोर्ट शिप पैनलोमोंट पर काम मिला। यह शिप 420 फीट लंबी और 4500 टन भारी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फौज की सप्लाई ले जाने का काम करती थी। 23 नवंबर 1943 को यह शिप साउथ अफ्रीका के केप टाउन से शुरू होकर 1500 मील दूर न्यूयॉर्क जाने वाला था। हालांकि शिप के पास सुरक्षा के लिए एक छोटी गड़े थी और सबको पता था कि अगर हमला हुआ तो शिप की बचने की उम्मीद नहीं थी। यह शिप बहुत धीमी थी और इसके बैलेंसिंग टैंक्स में समुद्री पानी भरा हुआ था। यह शिप एक मशहूर रूट से गुजर रही थी जहां जर्मन सबमरीन नियमित रूप से शिकार करती थी। कुछ दिनों बाद पैनलोमोंट को एक जर्मन सबमरीन ने ढूंढ लिया। सबमरीन के कैप्टन ने शिप को एक वार्निंग नोटिस भेजा, लेकिन शिप के कैप्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। फिर कुछ ही देर में सबमरीन से 2 टोरपीडो आगे गए और वे पैनलोमोंट की ओर बढ़ने लगे और टोरपीडो शिप के किनारे से टकराए, जिससे बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 54 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। इस मुश्किल समय में लिम के हाथ एक लाइफ जैकेट लग गई, जिसे उसने तुरंत पहना और समंदर में कूद पड़ा। डूबती शिप से दूर जाने लगा। खौफ के इस माहौल में लिम ने जितना हो सके तैरने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार थक कर रुक गया। तभी उसकी नज़र एक 8 बाय 8 फुट के छोटे लकड़ी के राफ्ट पर पड़ी, जो पूरी तरह से सही सलामत था। रात हो गई और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबसे करीबी सूखी जमीन साउथ की तरफ 250 मील दूर थी और पानी की वजह से राफ्ट लगातार उत्तर की तरफ यानी ब्राजील की ओर जा रहा था, जो 500 मील दूर था। लिम ने राफ्ट पर बैठकर समय बिताना शुरू किया और बार बार दूर दूर तक देखने लगा, लेकिन कोई जमीन या इंसान नहीं दिखा। राफ्ट पर एक छोटी सी सर्वाइवल किट थी, जिसमें एक फ्लेयर गन, 2 इलेक्ट्रिक कुकिंग पॉट्स, एक टूटी हुई फ्लैश लाइट, कुछ चॉकलेट बार्स, एक शुगर क्यूब का बैग और 11 लीटर पानी का गैलन था। लिम ने सोचा कि जब शिप गुम हो गई है तो मर्चेंट नेवी एक बड़े ऑपरेशन में जुट जाएगी, लेकिन उसने समझा कि एक छोटी सी शिप के लिए इतना रिसोर्स क्यों लगाएंगे। उसने अपनी सिचुएशन से निपटने के लिए मौजूद संसाधनों का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने बारिश का पानी भी जमा करना शुरू कर दिया। लिम एक चीज का बहुत शुक्रगुजार था कि उसको बचपन से ही मछेरे की ट्रेनिंग मिली थी और इसी एक महारत की वजह से उसको यह मौका नजर आया
कि समंदर की मछली को खाने के तौर पर इस्तेमाल करें। जल्दी से जो कुछ उसके पास मौजूद था उसने एक मछली पकड़ने का हथियार बनाया, एक कॉपर की तार से जिसमें हुक लगाई, चारे के लिए बिस्किट के क्रम को इस्तेमाल किया और कुछ ही देर में लिम को पहली मछली मिल गई। इस पकड़ी हुई मछली को टीन पैक के नुकीले ढक्कन से फौरन उसने काटा, स्किन को उतारा, आंतों और मछली के सर को भी इस्तेमाल करके मछली पकड़ने लगा। अब क्योंकि उसको यह पता ही नहीं था कि वो इस मुसीबत में कितनी देर तक फंसा रहेगा, उसने सूरज की रोशनी में कुछ मछलियां सुखा के बाद में खाने के लिए रख दी। हालांकि यह खाना भी उसके लिए काफी नहीं था, लेकिन किसी ना किसी तरह से वह अपने खाने पीने का इंतजाम ऐसे ही करता रहा जब तक कि उसको रेस्क्यू ना कर लिया जाए। आने वाले दिनों में लिम को बेरहम तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके साथ चलने वाली सख्त तेज हवाओं से कई बार उसका खाना और साजो सामान पानी में जा गिरता, क्योंकि इतनी तेज लहरों में राफ्ट बहुत ही तेजी से पानी में इधर उधर मूव करने लगता था। एक वक्त तक तो वह भूख और प्यास की वजह से इतना बेजार हो जाता था कि अपनी आंखें तक खोलना मुश्किल हो जाता था। गुजरते दिनों के साथ साथ मछली मिलना भी कम होता गया, यहाँ तक कि कई कई दिन तक कोई एक मछली उसके हाथ ना लगती। अब वो अपने ड्राफ्ट के इर्द गिर्द आने वाले सीबर्ड्स को ही पकड़कर खाने लगा, जिनको कच्चा खाने से वो बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन उनको सूरज की रोशनी में खुश्क होने के लिए रख देता था ताकि बाद में खा सके। जो हिस्से वो ना खा सकता उनको चारा बना के मछली पकड़ने की कोशिश में लगा रहता। कई बार वो अपने राफ्ट से नीचे भी गिर जाता था क्योंकि लकड़ी बहुत स्लिपरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे तैसे कर करके वो वापस राफ्ट पर चढ़ जाता था। इस सब में उसकी भूख और प्यास आखिरी हद तक जा पहुंची। सूरज की रोशनी में मुसलसल बैठे रहने की वजह से उसकी स्किन जल चुकी थी पूरी तरह से और बार बार उसको सी सिकनेस भी होती रहती थी। इससे भी बदतर यह था कि कई बार उसके सामने से शिप्स गुजरे, लेकिन इसको नहीं बचाया गया। एक बार तो सिर्फ इतनी ही दूरी पर जितना किसी पत्थर को हाथ से फेंका जा सकता हो। यहाँ तक कि क्रू के लोग टेक पर आए भी, उसको देखा भी। इसने आवाज दी इंग्लिश में, लेकिन शिप अपने रास्ते पर चलती रही और देखने वालों ने ऐसे महसूस करवाया जैसे उनको यह मंजर नजर ही नहीं आया, जिसको देखकर वह सोचने लगा कि सिर्फ चाइनीज होने की वजह से उसको कोई नहीं बचा रहा। दूसरी तरफ से देखें तो पास से गुजरने वालों को यह जापानीज लगा होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि जर्मन यू बोट्स फेक सर्वाइवर्स को पानी में छोड़ के रेस्क्यू करने वाली शिप को टोरपीडो का निशाना बना सकती हो। जंग का दौर था और ये सबसे बुरा वक्त था कि कोई किसी पर यकीन करता। इसके नतीजे में बहुत सारी मर्चेंट शिप्स जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखती थी इसके पास से गुजरी, लेकिन इसको बचाने की कोई कोशिश ना की गई। उसके बाद एक यूएस नेवी प्लेन इसके बिल्कुल सर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। एक प्लेन तो इसके पास बॉय फेंक कर चला गया, और ये ट्रैकिंग डिवाइस होती है समंदर में जो इस्तेमाल की जाती है। इससे लग रहा था कि शायद वो इसको बचाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक और तूफान आया और ये उस बॉय से बहुत दूर चला गया, इससे पहले कि क्रू वापस आता और इसको देखते ये फिर से गुम हो चुका था। समुंदर में फिर कुछ देर बाद उसको एक जर्मन यूबोट ने देख लिया, और हो सकता है ये वही हो जिसने बेनलोमंड को डुबाया था। यूबोट का क्रू सी गर्ल्स पर निशाना लगा रहे थे। वो रुक गए, इसकी तरफ देखा और वहां से चले गए, और किसी तरह की भी मदद नहीं की गई। इसकी यह सब होता देख लिम को अब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रही, और वो यह जान चुका था कि अब बस वो आहिस्ता आहिस्ता भूख या प्यास की तकलीफ में इधर ही मर जाएगा। फिर किस्मत ने पलटा मारा और उसको एक छोटी सी उम्मीद नजर आई। इस वक्त वो साफ शफाफ पानी से गुजर रहा था, जो इतना साफ था कि उसको फिशरमैन के दिन याद आ गए, जिससे उसको पता लग गया कि पानी से लैंड दिख रही है, मतलब वह लैंड के पास आ रहा है। फिर 5 अप्रैल 1918 में 133 दिन बाद उसको अपनी तरफ आती हुई एक छोटी सी फिशिंग बोट नजर आई। कुछ घंटों में उसकी जिंदगी के बुरे लम्हे खत्म हो गए। उसको 3 ब्राजीलियन मछेरों ने रेस्क्यू कर लिया। तकरीबन 19 वीक्स तक लिम अटलांटिक ओशन में जिंदा रहा। उसका 20 किलो वजन भी कम हो चुका था, क्योंकि ना उसको प्रॉपर कुछ खाने को मिला ना पीने को। 1 महीना रेस्ट करने और खाने पीने के बाद उसमें कुछ जान आई। इस वक्त वो ब्राजील के हॉस्पिटल में था और डॉक्टर्स ने कहा कि अब वह ठीक हालात में है। जब उसकी स्टोरी का दुनिया को पता लगा कि आम सा इंसान एक इंटरनेशनल सेंसेशन बन गया। इस स्टोरी से पैसा बनाने की खातिर ब्रिटिश काउंसिल ने लिम को 1943 में लंदन बुलवाया। वो कुछ देर के लिए रास्ते में मायामी और न्यूयॉर्क में भी रुका, और बाद में ब्रिटिश अंपायर की तरफ से उसको मर्चेंट नेवी में सर्विस करने पर किंग जॉर्ज 6 की तरफ से मेडल भी दिया गया।
यही नहीं, रॉयल नेवी ने लिम से समंदर में जिंदा रहने से मुताल्लिक बहुत कुछ सीखा ताकि वह अपने लोगों को यह सिखा सके। उसके बाद लिम यूएस में सेटल हो गया। पहले तो उसे सिटीजनशिप देने से मना कर दिया गया क्योंकि उस समय चीनी इमिग्रेशन का कोटा भर चुका था, लेकिन उसकी किस्मत ने साथ दिया। सेनेटर वॉरेन मैग्न्यूशन ने कोटा में एक जगह बढ़वा दी। जब लिम को बताया गया कि इतिहास में कोई भी व्यक्ति राफ्ट पर इतनी देर तक समुद्र में जिंदा नहीं रहा, तो उसने कहा कि वह बस यही चाहता है कि यह रिकॉर्ड किसी के साथ दोबारा न हो। उसका मतलब था कि ऐसा हादसा किसी के साथ फिर से न पेश आए। लिम ने अपनी बाकी की जिंदगी ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में बिताई और 1991 में दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।